नमस्कार दोस्तों। आप हमारा पहला पार्ट हो चुका था पाचन तंत्र में। हम लोग पहला पार्ट में बात कर चुके थे पाचन तंत्र के बारे में पूरा का पूरा कि पाचन तंत्र क्या होता है, किस तरह से हमारा बॉडी खाए पी का पचाती है। आज उसी क्रम में हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पाचन तंत्र की, तो पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे और उसमें मैंने बता रखा है कि जो पाचन है हमारा वो 5 मुख्य अंगों से होकर निकलता है और इस 5 मुख्य प्रक्रिया द्वारा होकर के हमारा पाचन कंप्लीट होता है। तो हम इससे पहले बात कर चुके थे आपका मुंह के बाद, ठीक है जी, हमारी ग्रास नली, इसे हम बात कर चुके थे। मुंह के बाद में और ग्रास नली के बाद में, यानी कि फूड पाइप के बाद में जो हमारा सिस्टम बचा हुआ था आगे, ये था हमारा स्टोमच या पेट। ठीक है जी, यानी कि हम बात कर चुके थे कि जो हमारा खाना है वो खाना हमारा मुंह से इस ग्रास नली के थ्रू होता हुआ कहाँ गया, ये आपका स्टोमच में आ गया, या आपके आमाशय में आ गया। ये आपका इस तरह से क्या बना हुआ है, स्टोमच बना हुआ है। यहाँ तक की बात हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे आपका, तो पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर। अब ग्रास नली से सिर्फ फूड आपका कहाँ पर आता है, पेट में आता है। पेट मतलब इसको वैसे सिंपल भाषा में बोलते हैं पेट, लेकिन इसका नाम क्या होता है आपका, आमाशय। आमाशय और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्टोमच। तो जब हमारा खाना यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, खाना सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पड़ा होता है। यानी कि हमारे इस पेट में, जिसकी लंबाई आपकी 10 इंच से 4 इंच तक होती है, मात्र यही हमारा एक पेट होता है। ये पेट में हमारा खाना पड़ा होता है और करीबन 2 से 3 घंटे तक खाना हमारा यहीं पे ही पड़ा होता है, क्लियर। तो हम बात करेंगे फिर अच्छा पेट के बाद हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो मैंने बना रखा है ये आपका लीवर रहेगा। ये क्या रहेगा आपका, लीवर, इसको हम बोलते हैं यकृत। ये आपका लीवर रहेगा। लीवर के जस्ट नीचे, लीवर से यहाँ से जो रहेगा आपके लीवर से जुड़ा हुआ ये आपका रहता है कि पित्त की थैली। क्या बोलते हैं इसको, पित्त थैली, पित्ताशय बोलते हैं इसको, पित्ताशय, पित्ताशय। ये आपका पित्त होता है, ठीक है। तो पेट के जस्ट यहाँ पर, और उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पहले अच्छी तरह बताता हूँ, ये पेट हो गया, ये आपका यहाँ पर लीवर हो गया, और उसके यहाँ पर क्या हो गया आपका गाल ब्लैडर, पित्त की थैली, ठीक है। क्योंकि जो लीवर, जो हमारा लीवर है, लीवर हमारा जो पित्तरस निकालता है, पित्तरस निकालता है, वो पित्तरस जो इकट्ठा होता है आपका वो इसी पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसी पित्ताशय को हम लोग क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है ये है आपका यहाँ पर, यहाँ से लेकर के जहाँ से आपका पेट का ये खत्म होता है, पेट से लेकर के और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड, ये इसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय। इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग पैनक्रियास। क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। तो छोटी ये वाली जो बहुत टिपिकल आप दिखाई दे रही है, वैसे तो बहुत टिपिकल होता है, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। ये होती है हमारी छोटी आंत। तो उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका ये जा रहा है, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत। तो हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम इस वीडियो में पूरे के पूरे सिस्टम की बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात कर चुके थे पहले मुंह के बारे में बात कर चुके थे, बगल कैविटी से हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम ग्रास नली के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे आमाशय के बारे में कि आमाशय से कैसे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने टाइम को बचाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए, तो जैसे हमारा खाना यहाँ से आता है, ठीक है जी, इस पेट में आकर पड़ता है। तो इस पेट में आने के बाद पहली बात तो इस पेट की जो लंबाई होती है वो 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच होती है। मात्र 10 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा आपका पेट होता है। अब पेट में मुख्य काम क्या होता है, देखो पेट में मुख्यतः काम होता है आपका प्रोटीन का पाचन। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में आपका कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने कुछ खाया, मीठा कुछ खाया, तो हमने मुंह में इसका पचना स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरी चीज़ क्या थी, बताई थी मैंने आपको, प्रोटीन। तो पेट में होता है मुख्य रूप से आपका प्रोटीन का पाचन। पेट में होता है मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन कहाँ पर जाकर पचता है, तो आपके पेट में जाकर पचता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो पेट में होता है। और पेट के अंदर ही, इसी पेट के अंदर आपका होती है जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथि। चूंकि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि पाचन को करने के लिए हमारे ऑर्गन्स यानी कि अंग, जैसे कि पेट और इन अंग के साथ में जरूरी होती है आपकी ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। तो पेट के अंदर होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जठर ग्रंथि होती है, और उन्हीं ग्रंथि से आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें निकलेंगी। जैसे कि आपका जो पेट के अंदर जो ग्रंथि होती है, देखो आपने कुछ भी खाया, राइट, आप कुछ भी खाते हो तो पेट में जाकर ग्रंथि रुकेगा, जो आपका ये साइज रहेगा, इसको पूरे को बोलेंगे। तो वहाँ से आपका निकलता है गैस्ट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड।
गैस्ट्रिक एसिड, उस गैस्ट्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी जठर ग्रंथि से एंजाइम में निकलते हैं, इसी जठर ग्रंथि से एंजाइम में निकलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एंजाइम मतलब क्या होता है, एंजाइम से मतलब होता है जो खाने की जो पचाने की प्रक्रिया है उसमें वो लोग हिस्सा लेते हैं, उसको एंजाइम से बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है जी, कैटलिस्ट। उसके बाद यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, देखो जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, ग्रंथि काम कब करती है, ग्रंथि काम जब करती है जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं पीते हैं तो हमारे माइंड को तुरंत क्या आता है, सिग्नल जाता है कि भाई पेट में कुछ आया, तो माइंड तुरंत क्या करेगा, पूरा अपने सिस्टम को एक्टिव कर देगा और जो हमारे पेट में ग्रंथियाँ होती हैं उन ग्रंथि को बोलेगा भाई पेट में खाना आया तो क्या कर, कुछ एंजाइम छोड़ो जिससे कि उस खाने को पचाया जा सके, ठीक है। तो हमारे पेट में पहले से ही कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जिसका नाम होता है आपका पेप्सिनोजेन, प्रोलिन एंड जठर लाइपेज। ये एंजाइम हमारे पेट में ऑलरेडी ही मौजूद होते हैं, राइट, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते, ये निष्क्रिय पड़े होते हैं, इनएक्टिव पड़े होते हैं। लेकिन जब हमारा पेट में से ये जठर ग्रंथि जब हमारे पेट में HCl को छोड़ती है, HCl छोड़ दिया, खाने से ही हमारा गया पेट के अंदर, तो HCl छोड़ा तो जब HCl इस पेप्सोनोजेन एंजाइम में या प्रोलिन एंजाइम में मिलता है तो यही फिर क्या हो जाता है, यही पेप्सोनेजन एंजाइम में जब आपका HCl मिलता है तभी क्या कहलाता है, आपका पेप्सिन कहलाता है। और जब आपका प्रोलिन में HCl मिल जाता है तब उसमें क्या कहलाता है, आपका ये रेनिन कहलाता है। तो ऐसे आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि स्टोमच में पाया जाने वाला एक्टिव सक्रिय एंजाइम कौन सा है, तो सक्रिय पूछेगा कौन सा देना है, पेप्सिन, क्योंकि ये क्या होता है, HCl मिलने के बाद होते हैं आपके एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है जी। इससे पहले पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में हमारे पेट में स्टोर होता है, आपका क्लियर। जैसे HCl मिला तो पेप्सिनोजन से क्या बन गया, पेप्सिन, और प्रोलिन से क्या बन गया, रेनिन बन गया, क्लियर। उसके बाद एक एंजाइम होता है आपका जठर लाइपेज, और ये का जो काम करता है, ये काम करता है हमारा वसा के ऊपर, वसा बोलते हैं हम लोग फैट, तेल, घी, मक्खन, ये जो आप चीज़ खाते हो, राइट, ये इस पे काम करता है। और जो ये दोनों प्रोटीन है, जो दोनों एंजाइम ये काम करते हैं प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट में क्या होता है, मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम होते हैं हमारे पेट के अंदर, पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम होते हैं, राइट। अब यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, देखो जो आप लोग खाना खाते हो, मान लिया आपने दाल खाई, दाल में प्रोटीन होता है, आपने सोयाबीन खाया, उसमें प्रोटीन होता है आपका, तो जो भी आपने प्रोटीन वाली चीज़ खाई तो उसको बचाने के लिए क्या काम करेगा हमारा, पेप्सिन। उसके साथ आपने दाल खाई तो तुरंत क्या हो गया, आपके पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। आप कभी देखना, कभी गौर करना, जब आपका पाचन तंत्र खराब हो जाए ना तो डॉक्टर आपको एक सिरप देता है, एक शीशी देता है, और देखना अगर आपका पेट खराब है, अगर पाचन सही नहीं है तो उस जो भूख लगने की जो आपको शीशी देता है उस शीशी के ऊपर आपको पेप्सिन नामक एंजाइम लिखा हुआ जरूर मिलेगा, पेप्सिन एंजाइम लिखा हुआ जरूर मिलेगा। आप कभी ध्यान से देखना इस बात का, क्योंकि ये एंजाइम होते हैं जो हमारा खाने को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ऐसा आपको ध्यान रख लेना है, देखो एक तो आपने जो दाल से खाया, दाल से तो सिंपल प्रोटीन हो गया आपका, जिसको प्राकृतिक प्रोटीन बोलते थे। लेकिन जो हमारे दूध में जो प्रोटीन होता है, जो हमारा दूध होता है, जो हमारा गाय से जो भैंस से हमें दूध प्राप्त होता है, वो जो भैंस से दूध प्राप्त होता है उस दूध में एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो उसमें भी होता है, लेकिन उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, केसीन। क्या बोलते हैं, केसीन। अब ऐसा कुछ ध्यान रख लेना है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, केसीन रहेगा, केसीन, राइट। और जो ये रेनिन एंजाइम था, ये रेनिन एंजाइम ही क्या कर, रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है, दूध के प्रोटीन केसीन को पचाता है, क्लियर। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन बन जाता है आपका कि केसीन प्रोटीन को कौन सा पचाता है, आपका रेनिन एंजाइम पचाता है। आपका दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूध का सफेद रंग किस एंजाइम के कारण होता है, किस प्रोटीन के कारण होता है, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भैंस का। अब आप देखते हो कि जो गाय है हमारी, गाय के दूध का जो रंग होता है वो होता है आपका पीला। आप अगर देसी गाय देखोगे, देसी गाय जो हमारे यहाँ पर भारतीय गाय होती है, देसी गाय का जो दूध का रंग होता है वो पीला पीला होता है, हल्का होता कि नहीं होता, पीला हल्का पीला रंग होता है। तो जो गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो उसमें पाए जाने वाले कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। कौन से प्रोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है आपका कि गाय के दूध का
पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है आपका? तो कैरोटीन के कारण। और अब एग्जाम में कैरोटीन को वो कैरोटीन ना पूछ के क्या पूछने लगा है? राइबोफ्लेरिन। राइबोफ्लेरिन यही कैरोटीन का एक दूसरा नाम भी है। तो राइबोफ्लेरिन बोले या फिर बोले कैरोटीन, इन दोनों प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है जी। अब यहाँ सबको समझाता हूँ कि ये रेनिन क्या होता है। देखो आप जब भी दूध पीते हो राइट, तो दूध को आप कभी देखना, कभी जैसे बच्चा आपने देखा होगा, जैसे बच्चे ने दूध पिया, बच्चा कुछ ही सेकंड बाद या 1 मिनट बाद अगर उल्टी कर देता है, बच्चा छोटा बच्चा 1-2 साल का, 1 साल से 2 साल तक का नीचे का, तो उल्टी करने के बाद जैसे उल्टी करता है तो आप देखते हो जो उसने दूध पिया है वो दही, जब वो उल्टी करता है तो आप देखते हो वो उसके क्या होता है? टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं, क्योंकि वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर ना? वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो वही क्या होता है? इसको बोलते हैं केसिन पचिका जी। अब जो रेनिन आपका एंजाइम है, रेनिन जो एंजाइम है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास नहीं रहेगा कि रेनिन एंजाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा बनता है। रेनिन एंजाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा बनता है, और जितनी आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी, जितनी आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, उतना ही कम होता चला जाएगा। आप देखते होगे ना, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं राइट, तो बड़े बुजुर्गों को दूध नहीं पचता, बड़े बुजुर्गों को दूध नहीं पचता। कारण क्या होता है? क्योंकि उनके अंदर जो रेनिन एंजाइम है वो बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, या तो बंद हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। तो रेनिन एंजाइम आपका कहें हम बाल्यावस्था में, यानी कि जब बच्चा होता है, शिशुअवस्था में ज़्यादा बनता है, और आपको जितने आप बड़े होते चले जाएंगे उतना ही कम बनता चला जाएगा। समझ गए ना? तो रेनिन एंजाइम अच्छा काम करता है। बाकी जब कोई भी आप लोग दाल, प्रोटीन, सोयाबीन खाओगे तो उसको कौन सा एंजाइम पचाएगा? पेप्सिन पचाएगा। ठीक है जी। पेप्सिन हमारे पेट में किस फॉर्म में पड़ा होता है? पहले से वो पड़ा होता है पेप्सिनोजन के रूप में पड़ा होता है। जब पेप्सिनोजन में मिलता है HCl, जब HCl मिलता है तब वो क्या बन जाता है? आपका पेप्सिन बन जाता है। ठीक है। और जो हम प्रोटीन खाते हैं उसको फिर पचा लेता है। क्लियर? अब यहाँ से बात कर लेते हैं आपका HCl क्या होता है जी। HCl से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका। इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 1.5 से 1.8 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है। अम्लीय बोले तो एसिटिक होती है। कैसी होती है? एसिटिक होती है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। कैसे ना? एसिड वाला वो बहुत ज़्यादा। अब इसका काम क्या होता है? जब भी आप, मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में दिखा रखा है पूरा का पूरा डायग्राम, ठीक है, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। जो HCl होता है आपका, HCl हमारे जो खाने में जो हानिकारक बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, किसी भी रूप में पहुंचाएं हमारे खाने के रूप में, गंदगी के रूप में, धूल मिट्टी के रूप में, पहली बात तो उन बैक्टीरिया को मारेगा। और चूंकि आपको पता है जो हमारा पेट होता है, सबसे ज़्यादा समय तक जो खाना, जो हमारा भोजन होता है वो हमारे पेट में पड़ा होता है आपका, तो उस खाने को सड़ने से बचाता है आपका। तो यहाँ पे HCl के 2 काम हो गए मुख्य रूप से, कि बैक्टीरिया को मारना तथा खाने को सड़ने से बचाना। इसके यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में आपसे कि HCl की pH वैल्यू कितनी होती है? तो 1.5 से 1.8 इसकी pH वैल्यू होती है। ठीक है। अब ये जो आपका, अब आप बोलोगे जी जब pH वैल्यू इतनी कम है, यानी कि इतना ज़्यादा एसिडिक है, तो जो हमारा पेट की जो परत होती है, जो हमारे पेट की जो अंदरूनी परत होती है, फिर तो जल जाती होंगी, ये कैसे बच पाती है? क्योंकि अगर 1.5 pH वैल्यू है तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा तेजाबियत है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा एसिडिक है वो चीज़। तो अब हमारे पेट के अंदर कुदरत का करिश्मा देखो, हमारे पेट के अंदर भगवान ने एक लेयर बना रखी है, एक परत बना रखी है, और उस परत से या उस लेयर से क्या निकलता है आपका? म्यूकस लेयर बोलते हैं। उसी से आपका निकलता क्या? आपका परत को बचाती है, इसमें से क्या निकलता है आपका? यहाँ से आपका म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कैसा होता है आपका? वो आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय को बोलते हैं हम लोग बेस। तो म्यूकस निकलता है ऐसा आपका, और वो कैसा होता है आपका? वो होता है आपका जो क्षारीय होता है, बेस। ठीक है। तो वो क्या होता है? जब उस परत से हमारा HCl होता है, HCl से हमारा हमको कौन बचाता है? श्लेष्मा परत से म्यूकस बचाता है, क्योंकि म्यूकस होता है बेस होता है। और जब भी आप किसी अम्लीय को और बेस को मिलाएंगे तो रिएक्शन कैसा होगा आपका? वहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? वो पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका उदासीन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल हो जाएगा आपका। ठीक है। अब जो हमारा पेट में जो खाना पड़ा होता है, हमारे इस पेट में जो 2-2.5 घंटे तक खाना पड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। काइम, CHYME, काइम, उसको हम लोग बोलते हैं काइम। ठीक है। जब तक हमारा खाना मुंह में था, मुंह के अंदर जो आप लोग चबा रहे होते हो, उसको क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और जब ये खाना हमारे पेट में आके स्टोर हो जाता है तो इस खाने को बोलते हैं हम लोग काइम। ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान हो गया। अब देखो ये पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? पहले पेप्सिनोजन था,
पेप्सिन एंजाइम में क्या मिला, HCl मिला, तो क्या बन गया, पेप्सिन बन गया। पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन पर काम किया, प्रोटीन को पचाया और प्रोटीन को तोड़ किस फॉर्म में दिया, पेप्टोन्स की फॉर्म में तोड़ दिया, यानी कि जो हमने प्रोटीन खाया वो पेप्टोन्स के रूप में टूट जाता है आपका पेट के अंदर। ऐसे आपका प्रोटीन होता है आपका, ये क्या काम करता है, रेनिन एंजाइम को, रेनिन एंजाइम बन जाता है और रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाता है, इसका नाम होता है आपका केसीन। क्लियर। तो ये था आपका पेट का सिस्टम। अब जब 2-2.5 घंटे तक खाना आपका यहाँ पर पड़ा रहा, इसमें HCl मिला हुआ है, इसमें सारे एंजाइम्स मिले हुए हैं, और क्या होता है उसके कुछ टाइम बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी पूरी जो ये जो परत है पूरी ये है आपकी छोटी आंत। तो उसके बाद खाना कहाँ में जाता है आपका, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत को मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर आपका किसके बारे में, जो आपके यहाँ पर जो ये ग्रंथि जुड़ी हुई है, राइट, जो हमारे ये ऑर्गन जुड़ा हुआ है लीवर। ठीक है, अब मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे लीवर के बारे में। इसमें तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको दोबारा एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यकृत किसे बोलते हैं हम लोग, लीवर को। लीवर कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। अब आप देखोगे लीवर जो होता है आपका, लीवर यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये, और ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये हमारे शरीर का दाहिना अंग है। कौन सा अंग है, दाहिना अंग। दाहिना मतलब राइट। तो जो यकृत यानी कि जो लीवर का जो हमारी पोजीशन होती है वो किस ओर होती है आपका, दाहिनी ओर होती है। दाहिनी मतलब राइट साइड होती है, राइट साइड। ठीक है। अब ये ग्रंथि कैसी है, ये आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथि है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है तथा ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी, क्योंकि इसका वेट आपको मैं देखो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ यकृत के बारे में, मैं केवल वो पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊंगा जो हमारे पाचन तंत्र से सिस्टम में काम करती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो लीवर है, लीवर को मैं आपको अलग से, जो ग्रंथि वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा, ग्रंथि वाले चैप्टर में आपको अलग से बताऊंगा आराम से। ठीक है, फिलहाल मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो हमारे पाचन में काम आती है। बहिस्त्रावी ग्रंथि रहेगी, ये बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या होती है आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अध्ययन, लीवर के जो अध्ययन होता है, लीवर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। और उसके बाद ये कौन सी कोशिका से बना होता है, ये बना होता है आपका हेप्टिक सेल से बना होता है। इसमें निर्माण किस चीज़ का होता है, इसमें निर्माण होता है आपका पित्त रस का, पित्त रस, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बाइल जूस, BILEGUICE, बाइल जूस का निर्माण कहाँ पर होता है आपका, लीवर में होता है। किधर इतना देखो दोस्तों, आप बोलोगे जी सर जी यहाँ पे फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हेपेरिन वगैरह इन का निर्माण होता है। हाँ होता है मेरे भाई, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग बात करेंगे किसमें, ग्रंथि वाले चैप्टर में स्पेशली। बस फिलहाल हमें फोकस कहाँ रखना है, पाचन पर फोकस रखना है। तो फिलहाल हम केवल इसके वही पॉइंट पर बात करेंगे लीवर के जो हमारे पाचन में भूमिका निभाते होंगे। ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि यकृत किस तरह की ग्रंथि है, तो आपकी एक बहिस्त्रावी ग्रंथि रहेगी। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी रहेगी आपकी यही। अध्ययन क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी, कोशिका कौन सी कोशिका से मिलकर बना होता है आपका, हेप्टिक सेल से मिलकर बना होता है। निर्माण किसी करता है मुख्य रूप से, ये पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है जी। अब पित्त रस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, पीएच वैल्यू। वो पीएच वैल्यू होती है आपकी 7.8, यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब इसका जो रंग होता है पित्त का, वो होता है आपका हल्का पीला। कैसा होता है आपका, हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है। अब इसका जो हल्का पीला रंग जो होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, किस वर्ण के कारण होता है आपका। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको अच्छी तरह से, जो पित्त का जो हमारे रंग होता है वो किसके कारण होता है आपका, बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण इसका रंग क्या होता है आपका, पीला होता है। किसका रंग, पित्त का रंग, पित्त रस का रंग। और ध्यान रखना जो पित्त रस होता है आपका, उस पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते। ये क्या है, एक रस है, रस, समझ गए ना, एक जूस है। जो हमारी लीवर की जो बीमारी होती हैं वो होती है आपकी हेपेटाइटिस बी एंड सी, आप जानते ही हैं। ठीक है, जिसके कारण आपका पीलिया वगैरह हो जाता है। सोराइसिस भी आपका किसकी बीमारी है, ये भी आपकी लीवर की बीमारी रहेगी। अब देखोगे आप लोग, जो आपका लीवर ने क्या बनाया, लीवर ने मुख्य रूप से हमारे पे बनाया पित्तरस। पित्तरस का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जो हमारी बॉडी को कितना पित्तरस चाहिए, कितना पित्त नहीं चाहिए, राइट, तो वो कैसे कंट्रोल होगा। तो जो हमारा लीवर जो पित्त का निर्माण करता है, वह पित्त आपके जो पित्त की थैली होती है, इसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर, वह एक्स्ट्रा पित्त आपका कहाँ पर स्टोर हो जाता है आपका, वो आपका स्टोर हो जाता है आपका पित्ताशय में। और पित्ताशय को हम लोग क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब बॉडी जितनी जरूरत होती है ऊपर वहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, पित्तरस उस गाल ब्लैडर में से निकाल लिया जाता है। ठीक है, और आप देखोगे सर जी फिर जब इसमें पाचक एंजाइम ने काम क्या है, तो हमने देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारा पेट होता है, पेट में क्या होता है आपका, HCl होता है आपका। यहाँ पर क्या होता है आपका, HCl। अब जब HCl यहाँ पर होता है तो हमने पढ़ा था कि ये HCl की जो pH वैल्यू होती है कितनी होती है, बहुत अम्लीय होती है, 1.5 से 1.8 होती है। तो यहाँ पर तो पेट में होता है बहुत ज़्यादा अम्लीय। अगर यही अम्लीय यानी कि यही एसिटिक, यही जुगतु एसिटिक खाना भोजन जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर वही हमारा जुगतु आंत में चला जाए तो हमारी आंत
जल जाएंगी, हमारी आंत खराब हो जाएंगी। किस कारण? क्योंकि जो आपका HCl होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो उसी को बचाने के लिए क्या रखा कुदरत ने? इस पितरस को बनाया। तो जैसे ही खाना आपका यहाँ से पेट से निकल कर छोटी आंत में आता है तो उसमें से आपका यहाँ से पितरस उस खाने में मिल जाता है। और पितरस की वैल्यू कैसी होती है? आपकी pH वैल्यू 7.8 क्षारीय होती है। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि जब भी आपका अम्लीय और क्षारीय मिलेंगे तो आपका क्या होगा? अम्लीय क्षारीय मिलती है, वहाँ पर चीज़ें उदासीन हो जाती है, ठीक है। तो जिससे हमारी हानिकारक जो एसिडिक इसकी जो कह सकते हैं जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे छोटी आंत को नुकसान ना पहुँचाए, ओके। अब आप देखते हो कि बहुत सी बार कि यार मेरे पित्त की थैली में पथरी हो गई, स्टोन हो गई, कहाँ पर हो गई? गाल ब्लैडर में, यानी कि पित्त की थैली में पथरी होगी तो बहुत से लोगों की पित्त की थैली निकाल दी जाती है, निकाल दी जाती है। अब जब ये ऑर्गन दे रखा है, जब ये गाल ब्लैडर दे रखा है, अगर इसको निकाल दे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे शरीर पर? तो दोस्तों जब आपका देखो, जब आपकी पेट में से अगर आपकी पथरी हो जाए और उसका ऑपरेशन के थ्रू डॉक्टर अगर पित्त की थैली को निकाल दे तो होगा क्या? आपका जो फैट होता है, जो वसा जो आप लोग खाते हो, वसा को पचाने में, ठीक है लिखा हो, चलो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी है। जब आपकी पित्त की थैली निकल जाती है तो हमारे शरीर में फैट का जो पाचन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, होता तो है लेकिन सही तरीके से नहीं हो पाता। तभी तो कहते हैं कि इसकी पित्त की थैली निकल जाती है तो क्या होता है? उसको ये तली भुनी चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपका पितरस उसको प्रॉपर तरीके से खाने में नहीं पहुँच पाएगा और वो क्या हो जाएगा? आपका वो खाना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ाब एसिड आपको बनने लगेगा। तो पित्त की थैली निकालने से आपका वसा का पाचन सही से नहीं हो पाता, यानी कि फैट का पाचन सही से नहीं हो पाता, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? पित्त की थैली होगी, आपकी हर चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये पथरी क्यों बनती है वो आपकी बाद का मैटर रहेगा, ठीक है जी। तो आपने पढ़ा यकृत दाहिनी ओर होता है, बहिस्रावी ग्रंथि रहेगी, सबसे बड़ी ग्रंथि रहेगी, ये सबसे बड़ा ऑर्गन रहेगा। अध्ययन हेपेटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका कैसे, किस कोशिका से मिलकर बना होता है? आपका हेप्टिक सेल से बना होता है आपका, ठीक है। निर्माण पितरस का करता है, बाइल करता है। पितरस की pH वैल्यू कितनी होती है? 7.8 होती है, जो कि क्षारीय है। रंग कैसा होता है इसका? पीला होता है, हल्का पीला। किस पिगमेंट के कारण होता है आपका? तो आपका कोई पिगमेंट के कारण होता है, आपका बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन के कारण होता है। उसके बाद इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, ठीक है। बीमारी कौन कौन सी होती है ये यकृत की? तो हेपेटाइटिस बी एंड सी, सोरासिस एंड उसके बाद स्टोर कहाँ पर होता है आपका? पितरस कहाँ पर स्टोर होता है? पितरस तो पित्त की थैली में होता है। और मैंने आपको बता दिया अगर पित्त की थैली निकाल दी जाए तो क्या होता है? हमारे जो वसा होती है, जो फैट होता है, उसका पाचन नहीं हो पाता, क्लियर। अब उसके बाद जो छोटी आंत होती है आपकी, इसी छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है आपका पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय से जुड़ा हुआ होता है, क्लियर। अब अग्नाशय का काम क्या है? देखो अग्नाशय आपकी छोटी सी है, रेडेड जब मैंने दिखा रखा है, इस तरह ग्रंथि होती है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पैनक्रियाज बोल देते हैं, क्लियर। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे पाचन में काम करने वाला ये अंग रहेगा आपका। अब पैनक्रियाज क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। पैनक्रियाज क्या है आपका? पैनक्रियाज एक आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्सिड ग्लैंड से आपकी है, ठीक है जी। मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं? बेसिकली जिसमें से आपका हार्मोन्स भी निकलते हो, जिसमें से आपका जूस भी निकलते हो, जिसमें से आपके एंजाइम भी निकलते हो। ऐसी ग्रंथि जो तीनों चीज़ों का स्त्राव करती हो, तीनों चीज़ों को निकालती हो, उसको लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब इसमें से क्या निकल रहा है? हार्मोन भी निकल रहा है, एंजाइम भी निकल रहा है, उसके बाद रस भी निकल रहे हैं। अब हार्मोन निकल रहा है तो कौन सा निकल रहा है? तो जो हार्मोन निकलता है यहाँ से वो निकलता है आपका इंसुलिन तथा ग्लूकागोन। इंसुलिन, हाँ वही वाला। काय में काम आता है इंसुलिन? इंसुलिन काम आता है आपका डायबिटिक पेशेंट को, जिसके शरीर में अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो क्या होता है आपका? पता कौन आपको कि डायबिटिक की बीमारी जो है मुख्य रूप से किस कारण? इंसुलिन, ठीक है जी। तो वो अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। कभी कहते हैं तेरी पैनक्रियाज खराब हो गई, राइट ना, तो वो इसी के मुख्य कारण होता है और बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। होता कहाँ पर है? ये पेट के नीचे होता है। कहाँ पर होता है? पेट के नीचे होता है, ठीक है। अब हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागोन, ये आपको बहुत ध्यान रख लेना है कि ग्लूकागोन कहाँ से स्रावित होने वाला हार्मोन रहेगा? तो आपका मिश्रित ग्रंथि यानी कि आपका अग्नाशय से रहेगा। एंजाइम कौन सा रहेगा यहाँ पे आपका? यहाँ से जो आपका पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। और ये काम किस पर करता है? ये काम करता है हमारा प्रोटीन पर काम करता है, ठीक है जी। उसके बाद रस कौन सा निकलता है? तो इसी ग्रंथि से रस निकलता है आपका अग्नाशय रस। कौन सा रस? अग्नाशय रस, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से निकलता है आपका, ठीक है। अब जो अग्नाशय था, यानी कि पैनक्रियाज की खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस ने की थी, ठीक है। और इसीलिए आपको मैंने लिख रखा आपका जो अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्यों? क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इनकी
खोज की थी। अब जो आपके अग्नाशय होता है, अग्नाशय पैनक्रियाज, इस पैनक्रियाज की बहुत जो सेल्स होती हैं, सेल्स के टाइप्स होते हैं। अब चूंकि देखो आप देख रहे होगे कि तीन यहाँ पे हार्मोन भी रहता है, एंजाइम रहता है, रस भी रहता है, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स अलग टाइप की सेल्स होंगी जो अलग टाइप के काम करेंगी, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पैनक्रियाज की जो टाइप ऑफ सेल हैं, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो रहेगी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, उसके बाद डेल्टा सेल्स, उसके बाद एफ सेल्स। अब यहाँ से देखो ये कितनी होती हैं 20%, उसके बाद ये लगभग 70%, उसके बाद ये 5% और 5% से भी कम आपकी लगभग यहाँ पर होती हैं आपकी कौन सी एफ सेल्स। क्लियर। अब देखो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता एग्जाम में कि पैनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स है, पैनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, राइट। तो आपको बता देना कि अल्फा, बीटा और डेल्टा से क्या होता है आपके हार्मोन स्रावित होते हैं। अगर वो सेपरेटली पूछ ले, सेपरेटली क्या पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की कौन सी सेल से, मतलब कोशिका कौन सी सेल से स्रावित होता है या कौन सेल से निकलता है, तब कौन सा देना जी, इंसुलिन से निकलता है। कौन से इंसुलिन से निकलता है। और ग्लूकागॉन जो निकलता है आपका, ये निकलता है आपका अल्फा सेल से। होते दोनों क्या हैं, हार्मोन्स ही हैं, राइट ना। लेकिन अगर सेपरेटली पूछ ले आपसे, बहुत डीप में जाएगा तब पूछेगा, राइट। तो बीटा सेल से निकलेगा आपका इंसुलिन, अल्फा से निकलेगा आपका ग्लूकागॉन। बाकी जो आपके जूस एंड हार्मोन्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, सॉरी जूस एंड एंजाइम्स निकलते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स आएगा, जूस एंड एंजाइम। जहाँ पे आपके जूस और एंजाइम निकलते हैं वो आपके निकलते हैं एफ सेल से, जिसकी आपकी वैल्यूज होती है पूरी पैनक्रियाज में आपका 5%। अब जो यहाँ से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय रस, इस जूस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। क्लियर। क्योंकि इस रस में क्या होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, राइट ना, और रस में रस भी होता है। क्लियर। और जब मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ से पैनक्रियाज से जो आपको यहाँ से ये सिस्टम रहेगा, यहाँ से आपको ये जो मैं बता दें ना, यहाँ से लेकर के क्या रहती है आपकी स्टार्ट, छोटी आंत स्टार्ट होती है, तो खाना हमारा कहाँ पर जाता है आपका, छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में ही हमारे खाने का संपूर्ण पाचन हो जाता है। क्या होता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है। और कारण किस कारण होता है संपूर्ण पाचन, तो इस पैनक्रियाटिक जूस के कारण संपूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है। और इस पैनक्रियाटिक जूस में जल की मात्रा पूछा एग्जाम में, तो उसमें 98% क्या होता है आपका जल होता है, 2% क्या होता है आपका एंजाइम एंड लवण होता है। ठीक है। और जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है उसकी जो उसकी क्वालिटी होती है, यानी कि उसका फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब क्षारीय कितनी होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपका पीएच वैल्यू वो होती है आपकी 8.3 होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका अभी तक का, यहाँ तक का मैटर कि किस किस तरह से आपने पढ़ा कि ग्रास नली से भोजन कहाँ पर आया, पेट में आया, पेट में को क्या क्या आपने काम किया, ये आपने सारा पढ़ लिया। पेट के बाद जब छोटी आंत में खाना जाता है, तो छोटी आंत को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लीवर क्या है जी, पित्ताशय क्या है, उसके बाद पैनक्रियाज क्या है। ठीक है। तभी आप क्या पढ़ोगे, छोटी आंत को पढ़ोगे। ठीक है। तो अब इसके बाद जो बारी आती है, किसकी आती है आपकी, छोटी आंत की बारी आती है। किसकी बारी आती है, छोटी आंत की। अब तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं आपका छोटी आंत की। फटाफट एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम बात करेंगे